आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में। और ये जो है एक ख़ास प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से एटीपी की सिंथेसिस होती है, यानी कि एटीपी को बनाया जाता है। और ये प्रोसेस होता है सेल के अंदर मौजूद एक ऑर्गेनेली जिसे कि माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, जिसे यहाँ पर हम अपने सामने इस डायग्राम में देख रहे हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, जिस यहाँ पर हम देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की हमें दो मेम्ब्रेन्स नजर आ रही हैं। एक ये जिसे कि आउटर मेम्ब्रेन कहा जाता है, और ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है इसे इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। और ये जहाँ पर फोल्डिंग बना रही है इस फोल्डिंग को कहते हैं क्रिस्टे। और इसके अंदर ये जो एरिया, ये जो आपको नजर आ रहा है ब्लू कलर का, इसे मैट्रिक्स कहा जाता है। अब अगर हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को देखें कि ये कौन से स्टेप का पार्ट है, तो हम देखते हैं कि ये एरोबिक रिस्पायरेशन का लास्ट स्टेप है। तो इस डायग्राम में हम अपने सामने देख रहे हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। और अगर हम यहाँ से स्टार्ट लें तो हम देखते हैं कि सेल है, और सेल के अंदर जो फ्लूइड मटेरियल मौजूद है, ये वाला जो रीजन है जिसे कि साइटोसोल कहा जाता है, उसमें जो एरोबिक रिस्पायरेशन का स्टेप होता है उसे कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है पायरोवेट में। पायरोवेट जो है वो फर्दर कहाँ पर जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। वहाँ पर एक साइकिल होता है जिसे कि सिट्रिक एसिड साइकिल कहा जाता है। और फिर उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसे कि हमने बात की है अभी भी कि ये लास्ट स्टेप होता है एरोबिक रिस्पायरेशन का। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में NADH बनता है, इसके अलावा सिट्रिक एसिड साइकिल के रिजल्ट में जो NADH और FADH2 बनते हैं, ये कहाँ पर जाते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और वहां पर जो प्रोसेस होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और उसके रिजल्ट में एटीपी बनता है। कुछ एटीपी जो है वो ग्लाइकोलिसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल के रिजल्ट में भी बनते हैं, लेकिन इनका नंबर जो है वो बहुत ही कम होता है। जितने मेजॉरिटी, यहाँ हम कहते हैं बहुत सारा नंबर जो बनता है वो बनता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। तो अब अगर हम ये देख लें कि इसमें फर्दर कौन कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें हम इन डिटेल पढ़ेंगे, तो सबसे पहला स्टेप इसमें आएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, या जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहा जा सकता है। सेकंड जो स्टेप है उसमें हम देखेंगे कि जो प्रोटॉन्स हैं वो मूव करते हैं जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस। और जो थर्ड स्टेप है इसका, उसमें हम देखेंगे कि जो लास्ट स्टेप है कि जो एटीपी सिंथेस है वो कैटलाइज होगा और वो जो है वो एटीपी बनाएगा। अब इन तीनों स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आए हैं। और इस डायग्राम में हम देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़ा और बड़ा और इनलार्ज करके देख, सॉरी इनलार्ज करके यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाले जो है ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, और ये जो है ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। और ये जो है ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में स्पेस मौजूद है। अब ये जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है इसके पास खास किस्म के प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस मौजूद हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं अपने सामने। अब अगर हम इनकी बात करें तो जो सबसे पहले प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है इसे कहा जाता है वन। यहाँ पर हम देख रहे हैं सेकंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ये जो है ये थर्ड, और इसके बाद ये वाला जो है ये फोर्थ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा यहाँ पर हमें नज़र आता है क्यू एंजाइम क्यू, सॉरी को एंजाइम क्यू। और यहाँ पर एक और कॉम्प्लेक्स मौजूद है जिसे कि साइटोक्रोम सी कहा जाता है। और लास्ट में यहाँ पर मौजूद होता है एटीपी सिंथेज। तो अगर हम सबसे पहला स्टेप जो है उसको देखें, जो हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि NAD जो है वो क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा NAD पॉजिटिव में। और वो जो है वो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देगा इस कॉम्प्लेक्स को, जैसे हमने कहा कि पहला है फर्स्ट जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, यहाँ से ये ट्रांसफ़र हो जाएगा कोएंजाइम क्यू को। फिर उसके आगे हम देख रहे हैं कि जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है वो आगे फर्दर उसमें जाएगा, मतलब, और ये पूरी सीरीज इस तरह से चलेगी, सेकंड फिर थर्ड फिर साइटोक्रोम सी है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो प्रोटीन
स्ट्रक्चर जो मौजूद है, जिसे कि हमने कहा था कि फोर्थ वहाँ से होता हुआ यहाँ पर पहुँचेगा, और इसका जो फाइनल एक्सेप्टर होता है वो ऑक्सीजन है। और प्रोटॉन, और ये जो ऑक्सीजन जो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी, प्रोटॉन हम हाइड्रोजन को कह रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हम इसे प्रोटॉन कह रहे हैं। तो हाइड्रोजन और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, और एंड रिजल्ट हमें यहाँ पर वाटर मिल जाएगी। तो ये तो इसका फर्स्ट स्टेप है, जिसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। सेकंड स्टेप जिसकी हमने बात की थी कि वो है मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो पास करेगा, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि इलेक्ट्रॉन इसमें से पास करेगा, तो उस टाइम यानी सेम टाइम के ऊपर ये जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है ये हाइड्रोजन को पंप कर देगा। हाइड्रोजन यहाँ से ऊपर चला गया, हाइड्रोजन जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है उसके बीच में आ गया है। और अगर हम ये देखें कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये कितने जो हैं प्रोटॉन्स को पंप करता है, तो उसमें हम देखते हैं कि ये 4 प्रोटॉन्स को पंप कर रहा है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जब ये जो थर्ड वाला प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास करेगा, तो ये भी जो है वो क्या कर रहा है, ये भी प्रोटॉन्स को पंप कर रहा है, और ये भी जो है वो 4 प्रोटॉन्स को पंप करता है। यहाँ पर हम पॉजिटिव साइन को करेक्ट कर लेते हैं। और ये वाला जो है जो कि फोर्थ है, तो ये कितने प्रोटॉन को पंप करता है, ये 2 प्रोटॉन को। कुछ बुक्स में जो है वो प्रोटॉन के पंप करने का नंबर जो है वो डिफरेंट है, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में यही है कि फर्स्ट जो है वो और थर्ड 4 प्रोटॉन्स को पंप करता है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि ये जो लास्ट फोर्थ है ये 2 प्रोटॉन्स को पंप कर रहा है। इसका मतलब है कि जब एक NAD जो है वो ऑक्सीडाइज होगा NAD पॉजिटिव में, तो टोटल 10 हाइड्रोजन आइंस, या जिन्हें हम प्रोटॉन कहते हैं, वो पंप करके कहाँ पर भेजे जाएंगे, वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने बात की थी कि NADH के साथ साथ FADH2 जो है वो भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर रहा है, वो भी ऑक्सीडाइज होता है। और वो किस में हो रहा है, ये जो हमारे पास प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 2 है ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को भेजता है कोएंजाइम Q में, और कोएंजाइम Q से आगे बिल्कुल उसी तरह से इन इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है, और एट द एंड ऑक्सीजन जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और हाइड्रोजन के साथ मिलके वाटर का मॉलिक्यूल बना देता है। और ये जो दोनों हैं NADH और FADH2, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रीवियस स्टेप हैं जिन्हें ग्लाइकोलिसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल कहा जाता है, वहाँ से मिलते हैं। अब अगर हम थर्ड स्टेप की बात करें जो कि है कैटलाइज्ड बाय ATP सिंथेज, तो वो ये वाला स्टेप है जिसमें हम देख रहे हैं ATP सिंथेज जो है वो इन्वॉल्व है, जो कि एक एंजाइम है जो प्रोटॉन्स को मूव करवाएगा वापस इस वाले रीजन में जो कि हम देख रही हैं अंदर वाला, जिसे कि मैट्रिक्स कहा जाता है। और इसमें भी हम देखते हैं कि ये जो है ये 4 प्रोटॉन्स या 4 हाइड्रोजन आइंस को जो है वो मूव करवाएगा। और जब ये 4 हाइड्रोजन आइंस को मूव कराता है तो एक ADP प्लस फॉस्फेट को अपने साथ अटैच करके एक ATP का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और केमियोस्मोसिस के ज़रिए से क्या हो रही है, ATP जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। और अगर केमियोस्मोसिस की बात की जाए तो ये जो हमने यहाँ पर देखा कि जो प्रोटॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं इन ख़ास प्रोटीन या इन ख़ास जो कॉम्प्लेक्सेस प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं इनमें से होते हुए ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इसको क्रॉस करके यहाँ पर आ रहे हैं। तो इनकी जो मूवमेंट है उसे हम कह रहे हैं कि ये क्या है, ये केमियोस्मोसिस है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मूव करने के साथ साथ जो हाइड्रोजन है जब वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आता है, तो उसके रिजल्ट में ये जो सारे हमने यहाँ पर इन डिटेल प्रोसेस देखा, हमें क्या मिलती है, ATP मिलती है।
और हाइड्रोजन की मूवमेंट अक्रॉस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहलाती है केमियोस्मोसिस। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में।